नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विपासना। विपासना क्या है, इसके क्या फायदे हैं, विपासना मेडिटेशन तकनीक बाकी तकनीकों से कैसे भिन्न है और किसको किसको ये विपासना करनी चाहिए, और अगर हम करना चाहते हैं विपासना तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब की हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे बीच में विजय सर हैं। विजय सर जो कि 11 बार जो है इस विपासना का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और विजय सर जो है खुद एक टीचर, मेंटर और सेल्फ डेवलपमेंट कोच हैं, और इन्होंने जो है एक किताब भी लिखी है, सेल्फ डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट। तो आज इनसे हम जानेंगे विपासना के बारे में। तो विजय सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो विजय सर, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये विपासना है क्या, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, देखिए, विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक जो है, इसको 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति ने उजागर किया था, जिनको आज हम सब गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। राइट। तो ये वो टेक्निक है जिसके माध्यम से उन्होंने खुद प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके अपनी जो यात्रा है वो सफल की, और बाद में वो सम्यक संबुद्ध बने, और उसके बाद इसे लाखों लोगों तक बांटा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो इसको नहीं खोज पाते, और उससे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा से जिन्होंने इसको अभ्यास किया और यहाँ तक पहुंचाया। और मैं बहुत ही कृतज्ञता से कह सकता हूँ कि मेरे लिए पहुंची है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विपश्यना बेसिकली है क्या? इट इज अ मेडिटेशन टेक्निक बेसिकली। और विपश्यना हमारी अंदर की यात्रा करवाती है। राइट। जैसे हम सब ने बहुत बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, और बहुत सी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी भी हम पढ़ते हैं। तो उन सब में एक ही सारांश हमें देखने को मिलता है। क्या? कि आपको सारे जवाब आपके भीतर है, आपको कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी इस चीज को अनुभव किया कि आपके भीतर ऐसा क्या है। तो ये ऐसी साधना है जो हमें अपने भीतर दर्शन कराने का काम करती है। और जब हम अपने भीतर डुबकी लगाते हैं, दर्शन करते हैं, या खुद के बारे में जानते हैं बेसिकली, तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझ में आती हैं। सो बेसिकली दिस इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन गो इनसाइड अस डीपली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वंडरफुल टूल विच कैन हेल्प अस टू ट्रेन आवर माइंड। एंड नॉट ओनली माइंड, हमने एक और माइंड के बारे में सुना है बात, कि सेल्फ, जब हम माइंड की बात करते हैं तो हमारे दो माइंड होते हैं। राइट। एक ऊपर वाला माइंड होता है कॉन्शियस, और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सारी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड में छिपी है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे तो हम सबको पता है, अच्छा काम करो, सुबह टाइम पे उठो, टाइम पे सो जाओ, ये सारे काम करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं पाता। उसके पीछे जो कारण है, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस तक वो आवाज नहीं पहुंच पाती। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उस तक आवाज पहुंचाने का जो टूल हमें मिला है, वो विपश्यना मेडिटेशन है। और ये जो गुरु जी हैं सत्यनारायण गोयंका जी, उनके द्वारा सिखाई जाती है, और बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। मैं तो चाहूंगा कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, वो जीवन में एक बार तो जरूर 10 दिन का रेजिडेंशियल कैंप होता है जो कि फ्री होता है, आप जरूर करें। बाकी आप समझ जाएंगे अपने आप। तो और विजय सर, हाँ, जिन्होंने किया होगा, जो इसको देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो विजय सर, इसमें जैसे आपने शुरुआत की, जैसे 11 बार आपने इसका एक्सपीरियंस लिया, तो उसमें आपने पहली बार जब गए, फिर दूसरी बार गए, तो किस किस अंतराल में गए, तो उसमें हाँ, आपके पहले दूसरे तीसरे, तो हर बार गए तो ये डिफरेंट, हर बार आप, क्योंकि ये वाला जहां तक है ये 10 दिन का ये वाला पूरा कोर्स रहता है, तो 10 दिन आप जो है अपनी लाइफ से हर बार निकाले। आदमी को तो एक बार में ही 10 दिन निकालना मुश्किल लगता है, आपने 11 बार जो है वो 10-10 दिन अपनी लाइफ से निकाले,
तो हर बार का पहला एक्सपीरियंस क्या था, दूसरा क्या था, और जो लेटेस्ट अभी आपने कुछ दिन पहले जो विपासना से आप लौटे हैं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा हमें बताइए। वेरी नाइस क्वेश्चन आपने जो पूछा है ना सर, ये बहुत ही फंटेस्टिक क्वेश्चन है। और ये व्यूवर को तो ऐसे घबरा देता है यार, 10 दिन मैं कैसे जाऊंगा, और अभी मैं कुछ इसके नियम बताऊंगा अगले किसी क्वेश्चन में, तो और घबरा जाएंगे वो, राइट। तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले जब विपश्यना में कैंप में गया था, मेरा पहला शिविर था 2011 में मैंने किया था। और उस समय मेरे को भी इतना नहीं पता था विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। किताब पढ़ी थी मैंने, किताब के बारे में पता था। किसी एक सज्जन है, उनका मैं आज नाम लेता हूँ तो थैंक यू बोलता हूँ। जगदीश गौतम नाम है उनका। और मेरा एक फ्रेंड है, उनके माध्यम से मुझे ये विपश्यना जाने का सौभाग्य मिला, राइट। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। तो मैं जब वहां गया तो मेरे से गलती ये हुई कि मैं अपने भाइयों के साथ गया। मैं अपने भाई को भी ले गया, छोटे भाई को भी ले गया, बड़े भाई को भी ले गया। और द मोमेंट जब मैंने वो पहला अटेंड किया, क्योंकि देखो कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो दिक्कत तो आती है सर, है ना। ये तो एक 12-13 घंटे में मेडिटेशन में बैठना, फिर उनका नियम पालन करना। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, 9 दिन तो आपको बोलना नहीं है, ठीक है। आदमी वैसे ही घबरा जाता है, मैं 9 दिन बोलूंगा नहीं, कैसे रहूंगा। मोबाइल आपके पास नहीं, लिखने की परमिशन आपको पास नहीं। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैं जब गया, मैं तो मेडिटेशन करता रहता था पहले 5-10 मिनट, तो आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट मेडिटेशन। मुझे लगा वहां तो पूरे दिन मेडिटेशन होगा, मजा आएगा। तो ये जो मेरी फीलिंग थी मजा आएगा करके, ये जो मैं एक अपनी तरफ से एक यहाँ पर इंप्रेशन लेके चला गया, इस इंप्रेशन के साथ जो भी लोग वहां जाते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। इंप्रेशन कुछ लेके मत जाइए, नंबर वन। दूसरा, अकेले जाइए। जितना आप अकेले डुबकी लगाएंगे ना, क्योंकि ये अकेले की यात्रा है। वहां जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे साइड में कौन बैठा है वो हमें 9 दिन के बाद पता चलता है। इतना अवेयर रहना पड़ता है खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। नीची नजर करके चलना होता है, बहुत सारे नियम है, अभी हम बताएंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। दूसरा एक्सपीरियंस इज ऑल्सो डिफरेंट। मीन्स कहने का मतलब ये है, नाम को 11 आपके हो गए एक्सपीरियंस, लेकिन जब आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा 12वां करने, दैट विल बी द न्यू एक्सपीरियंस। मुझे लगेगा मैंने पहली बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ये एक जर्नी है ना, एक जर्नी है। आपका हर पल एक नया अनुभव होता है। किसके बारे में? खुद के बारे में। जैसे एक बच्चा होता है ना, नर्सरी में पढ़ता है, तो नर्सरी में उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर फर्स्ट क्लास में आता है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर फिफ्थ क्लास पास करता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है। फिर 10th पास करता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है। 12वीं पास करता है, तो क्या उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है? आंसर इज नो। जब वो ग्रेजुएशन में जाके पढ़ता है तो उसे समझ में आता है पढ़ाई तो यहाँ से शुरू हुई है। मैं सोच रहा था 12वीं तक पढ़ाई खत्म हो चुकी है, पढ़ाई 12वीं से शुरू होती है। तो इस तरीके से वी कैन से कि एवरी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू अंडरस्टैंड दैट। आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। आप जितना डीप जा सकते हो अपने भीतर, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो एडवांस वाले अभी कोर्स एक ही किया था, सती पठान। और इसके बाद एडवांस कोर्सेज भी होते हैं जो 20 दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। तो आई एम, अभी तो मेरे पास वो एबिलिटी भी नहीं है और वो कैपेबिलिटी और टाइम भी नहीं है कि मैं उधर जाऊं। बट 10 डेज वाली एबिलिटी जो मुझे मिली है ना, वो इसी वजह से मिली है कि मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहा और मैं जाता रहा हर साल एक बार। तो हमें तो विजय सर ये था कि 10 दिन में जाओ तो पूरा का पूरा ही आप बाहर रिफॉर्म होके आते हो, सब कुछ है तो या इसका मतलब जो दर्शकों को एक बार, दो बार, चार बार, 8 बार भी जाना पड़ेगा अपने आप को रिफॉर्म करने ना के ना लिए? ना ना ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बार जाना है और आप उसको घर पे भी अभ्यास कर सकते हो, राइट। आपको लगता है यार मेरी लाइफ में इससे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन कहीं से आया नहीं, आप खुद ही उसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको किसी से पूछ, जैसे एग्जाम्पल आपने कोई किताब पढ़ी है, राइट, और आपको समझ में आ गया यार इस किताब ने मेरे सारे जवाब दे दिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने 2024 में एक बुक पढ़ी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी जब मैंने पढ़ी तो मैं अब कनेक्ट होता चला गया अपने आप से। तो मुझे किसी ने बोला नहीं कि यार आप न्यूमरोलॉजी की किताब पढ़ो, मैंने दूसरी किताब पढ़ी। मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर डाला। मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने न्यूमरोलॉजी के फ्री कंसल्टेशन देने शुरू कर दिए। नो बडी टोल्ड मी कि आपको ये करना चाहिए। ना मेरे ऊपर कोई बर्डन आया उस चीज का। मेरे अंदर एक खुशी थी, एक जिज्ञासा थी
कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है जो अपने बारे में बता रही है। तो जो चीज अपने बारे में आपको बता रही है, आपके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी जाग जाती है और आप उसको खुद ही अभ्यास करने लगते हो। एंड देन यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट। एंड देन यू हैव योर ओन जर्नी, कि आपको हर साल जाना है, नहीं जाना, घर पे करना है, नहीं करना। ये ऐसे होता है। तो ये जो आपने विजय सर बताया कि पूरे के पूरे अनुभव अलग अलग हैं, तो अच्छी है कि अलग हाँ अलग है, बिल्कुल लेकिन अलग वो है, बिल्कुल। आपके अनुभव में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आया, कि आपकी लाइफ भी ये विपासना से पहले कैसी थी और विपासना करने के बाद कैसी थी, तो वो थोड़ा सा बताइए, जिससे कि हमारे हाँ दर्शक ये जान पाए कि हाँ जी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उनके लिए निकल सकती हैं। बिल्कुल। पहला तो मैं ये बता दूं, विपश्यना से पहले का विजय कुमार कैसा था। विपश्यना से पहले का विजय कुमार बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, और अगर किसी की बात बुरा लग गई तो एक एक महीने, दो दो महीने तक उसको लेके चलना, और मन में एक नफरत पैदा कर लेना, इससे तो जिंदगी में बात नहीं करनी, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, मेरे मतलब का आदमी है। दिस वॉज काइंड ऑफ नेचर। नॉट ओनली दिस, बहुत परेशान रहना, टेंशन में रहना, बर्डन बहुत था काम का, खुश नहीं था बेसिकली मैं। आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं विपश्यना से पहले की बात कर रहा हूँ, 2011 से पहले। स्ट्रगल फेस भी चल रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, बहुत सारी चीजें थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एक अलग चीज है। बट विपश्यना में आने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे खुद के बारे में पता चल गया कि मेरे अंदर कितनी बड़ी पावर है। एक बार पावर पता चल जाती है आपको, तो ये भी पता चल जाता है पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। और फिर आपको ये भी आंसर मिलता है कि यार सारी प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट करी हुई है, बाहर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम्पल, अभी आप मुझे गाली दे दीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर उस गाली से बुरा लगने वाली चीज होगी तो मुझे लग जाएगी। एक बात, उस पर रिएक्ट करूंगा मैं कैसे, ये पावर मेरे पास ईश्वर ने मुझे दी है। मैं उस गाली को इग्नोर भी कर सकता हूँ, मजाक में भी समझ सकता हूँ, अरे मुझे पता है सर इतने दिल के साफ है यार, ये कैसे गाली दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान है। तो जैसा आप रिप्लाई करोगे, जैसा आप रिएक्शन करोगे, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। और आपको भी पता है कि हमारी लाइफ में डेली कितने रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो हम्म। रिएक्शंस में अगर देखा जाए 50 60 90% जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, ये हमने खुद डेवलप करा होता है। जैसे मैं आपको एक स्कूल का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो बाकी टीचर्स कॉपी चेक करते थे बड़ी आसानी से, मैं कर नहीं पाता था। मैंने कहा यार आप कैसे कर ले, तो एक पीरियड में सारी कॉपी कैसे चेक हो जाएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल टेक्निकली प्रैक्टिकली। तो ये मेरा व्यू था उधर देखने का। उन्होंने उस चीज को सीखा और वो कर पा रहे हैं, मैंने नहीं सीखा, मैं नहीं कर पा रहा। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती। जानकारी होने पर आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और यही हमारी लाइफ का एसेंस है, डे टू डे लाइफ में हम कितनी प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं कैसा था, मुझे गुस्सा आता था, बुरा मान जाता था, खुश नहीं रहता था लाइफ में ना। कुछ ऐसा लगता था जैसे मुझे ना किसी ने बहुत ज्यादा सता रखा है, पनिशमेंट कर रखा है। और विपश्यना के बाद लाइफ बिल्कुल बदल गई। किसी ने नहीं सता रखा, किसी ने पनिश नहीं कर रखा। अगर घर वाले आपको लड़ रहे हैं आपसे, तो घर वालों को तो थैंक यू बोलना चाहिए, कुछ मेरे अंदर ऐसी कमी है ना जो वो लड़ रहे हैं, राइट। अगर मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है मेरी प्रॉब्लम है, कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है कि वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या मेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, राइट। अभी हम ये बातें कर रहे हैं आपके साथ, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। तो जो नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, वो हमें नहीं समझते, वो हमें बता रहे हैं कि यार हमें अभी कमी क्या है, हमें क्या डेवलप करने की जरूरत है। तो उनका तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये एटीट्यूड जो आया ग्रेटफुलनेस का, ये एटीट्यूड जो आया वर्क एटीट्यूड का, कि कैसे लाइफ को समझते हैं, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ का पर्पस क्या है। 99% लोगों को तो लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होता, कि भाई मेरी लाइफ जा किधर रही है। मैंने नौकरी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन ये नौकरी में कर क्यों रहा हूँ, बच्चों को पालने के लिए, घर पालने के लिए, तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है तो प्राइमरी आपका पर्पस है। तो मुझे विपश्यना में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटर मिले, पर्पस मिला, और मेरा जो खुद का एक वजूद था उसके बारे में पता चला। और ये तीन चीज मुझे 2011 में ही मिल गई थी। हालांकि मेरा पहला शिविर इतना अच्छा नहीं हुआ था, डिफिकल्टीज बहुत आई थी, बहुत डिफिकल्टीज आई थी, बट उसके बावजूद भी मुझे बहुत कुछ मिला। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं फिर सेकंड गया, और सेकंड में क्योंकि मैं अकेला गया था, रूल्स मुझे पता थे, तो मैंने पूरी शिद्दत से वो किया जो उन्होंने कहा।
और 2012 का मेरा, मैं उसको पहला शिविर मानता हूँ। दैट इज फ्रॉम माई साइड, दैट इज माई फर्स्ट वन। क्योंकि वहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं और ईश्वर या जो चीजें हैं हमारी, वो हम कनेक्टेड हैं एक अदर, एक कड़ी से। हम जैसा बिहेव करेंगे, जैसा रिएक्शन करेंगे, वैसा इम्पैक्ट आता है, और हम उससे दूर होते चले जाते हैं अपनी सच्चाई से, अपने ईश्वर से, और फिर हम भटक जाते हैं। ये बहुत। मुझे वहां ये मुझे वहां फील हुआ। नहीं नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस फिर मैं रुका नहीं। मैंने कहा भाई, इसको तो प्रैक्टिस करना ही करना है, ये तो जड़ी बूटी है। तो विजय सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार हमें, जैसे पहली बार गए, जैसे आपने बताया कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिली तो वो पहली बार फॉलो नहीं हुई, दूसरी बार नहीं, तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कई बार जब है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत भटक रहा होता है। बहुत वो भटक रहा होता है। इतनी जगह भटक रहा होता है कि जब भी हमें कोई नई नॉलेज देता है कि जी आपको ऐसे करना है, तो हमारा दिमाग बोलता है कि ये करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। हम पूरी तरह से समर्पण नहीं दे पाते। तो इसीलिए हाँ। जो है वो जो 10 दिन का जो आपका वो शिविर लगता है, उस 10 दिन में इसीलिए अलग अलग जो है लोगों को उसमें रिजल्ट्स आते हैं। कोई जैसे है कि ये भी है कि कोई 4 दिन में ही वापस आ जाता है, कोई 3 दिन में वापस आ जाता है, कोई पूरे के पूरे 10 दिन देता है। लेकिन 10 दिन में देता है तो उसका भी अलग अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे विजय सर आपने बताया कि हाँ जी, आपका भी था कि पहली बार में आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो नहीं कर पाए। फॉलो तो नहीं कर अगर पाए। आपको विपासना का अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दर्शकों को सलाह दूंगा जिन्होंने विपासना करना चाहते हैं कि पूरा समर्पण अपना पूरा कीजिए। यस, फर्स्ट डे से। समर्पण की हाँ। शुरुआत जो है, जैसे अभी विजय सर ने भी बताया कि आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता लगता है। अब पर्पस ऑफ लाइफ जो है, मैं अपना पर्सपेक्टिव ये करता हूं कि आप 10 दिन की वहां पे करने से पहले 5 मिनट घर में तो बैठिए अपना पर्पस ढूंढने के हाँ, ये लिए। ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैंने भी जैसे लोगों की हेल्प करी थी, जो जाते थे, करता भी रहता हूँ, जो कि कहते भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरा धर्म कर्म बनता है कि लोगों को सही रास्ता पे बताना कि यार मैं ऐसे गया था, आप भी ऐसे जाओ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब भी आप जा रहे हो, तो आप घर पे सुबह शाम 10-10 20-20 मिनट प्रैक्टिस करो, जब भी आपको समय मिले। उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपका माइंड जो है, वो आपको ट्रेंड करेगा कि रूल फॉलो करने हैं, बैठना है वहाँ, है ना। हालांकि वहाँ ब्रेक मिलता है, मैक्सिमम जो बैठक होती है वो 1 ही घंटे की होती है, बीच में ब्रेक मिल जाता है। बट 1 घंटे की बैठने की कैपेबिलिटी जिसकी नहीं होती है ना, वो परेशान हो जाता है शुरू के 2-3 दिन में। और हैंस रिजल्ट वो भागता है वहां से, भाई मेरे बस की नहीं है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, बाकी लोग जो वहां मिलते हैं उनके एक्सपीरियंस से भी, और गुरु जी के एक्सपीरियंस से भी, जब आप कभी समझोगे तो, जिसने 10 दिन पूरे कर लिए ना, आप एक बार मन में ठान के जाओ कि यार 10 दिन मैं पिकनिक विकनिक पे जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, मैं 10 दिन अपने साथ बिताऊंगा। आपको ये दृढ़ संकल्प करना है, अपने साथ बिताना है। अपने साथ आप अकेले तो बिता नहीं सकते 10 मिनट, तो कोई सिस्टम होना चाहिए जहां लोगों के साथ आप बिता सको। तो आप इस तरीके से माइंडसेट लेके जाएं कि यार 10 दिन मुझे उन लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, एंड आई विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, देन सी आफ्टर 10 डेज व्हाट आई गोट। तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है, फर्स्ट पहले शिविर में बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ। बहुत खूब। तो और विजय सब, सर, और देखिए हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे, मैंने जो रियल में एक्सपीरियंस किया है उसे तो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता अब। नहीं देखो, शब्दावली में तो बताना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत लोगों, सैकड़ों हजारों लोगों को मोटिवेट करेंगे कि विपासना में नहीं जाने के लिए, नहीं, क्योंकि वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपके अनुभव होते हैं एक्सपीरियंस के लेवल पे, वो आप सबके उनको अलग ना अलग होते हैं। आप उनको ना उस तरीके से नहीं बता पाओगे जिस तरीके से आपने उसको फील किया है। बट आप कोशिश करते हो अपने शब्दों से लोगों को बताने की, तो वही हम कर रहे हैं, इसीलिए हम आज ही पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ। तो विजय सर, जैसे मेडिटेशन में जितने गुरु हैं, अलग अलग गुरु हैं। अगर सपोज आप एक गुरु के पास जाओ तो वो मेडिटेशन की अलग तकनीक बताता है, दूसरे गुरु के पास जाओ वो दूसरी तकनीक बताता है, तीसरे के पास जाओ तीसरी तकनीक बताता है। और अगर हम बिल्कुल 10,000 साल पहले चले जाएं कि हाँ जी, भगवत गीता में अगर चले जाएं, तो भगवान कृष्ण ने उसमें बहुत अच्छा मेडिटेशन के बारे में दिया हुआ है, जिसका अगर निचोड़ जो मैं समझाऊं, और बहुत सारे इसके गुरु भी उसको मानते हैं कि वट एवर, वेन एवर, वेयर एवर यू आर, बी 100%। तो वो जो है आपको, और यही जो है विपासना तकनीक भी जो है आपको पास्ट से छुटकारा दिलाती है, फ्यूचर से छुटकारा दिलाती है, और प्रेजेंट में काम करने के लिए फोकस करती है।
तो करेक्ट। अब ये तकनीक जो कि 2500 साल पहले, जो हालांकि वही तकनीक तो ये पुरानी थी, गौतम बुद्धा ने इसको जो है और रिफाइन किया। तो अब रिफाइन हम किया। उस तकनीक से हम जो सीख रहे हैं, तो 10,000 साल पहले जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो बताया, तो वो तकनीक, जैसे कि मैं हमेशा जहां पे भी हूं, जैसे भी हूं, जिस तरह पे भी हूं, वहां पे मैं 100% रहूं, तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, या ये भिन्न है जो विपासना से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये जब क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, मेरे अंदर गूजबम्स आ रहे हैं, राइट। क्यों आ रहे हैं गूजबम्स, मैं बताता हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ विपश्यना स्टूडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ विपश्यना स्टूडेंट। मैंने भी जब पहली बार, मैं तो प्रॉपरली बुद्धिस्ट हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मैं तो भगवान बुद्ध को पहले से ही जो है फॉलो करता था। मुझे नहीं पता था विपश्यना के बारे में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको आप आइडल मान रहे हो, जो आपका महापुरुष है, उसकी टेक्निक के बारे में ही आपको नहीं पता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, राइट। तो जब मुझे पता चला, मेरे होश खुले, अरे भाई ये क्या है, ये तो, ये सारे आनंद की बात तो यहाँ पर है, मैं कहाँ खोज रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, पहली बात तो बिल्कुल सही बताया आपने, इसको भगवान गौतम बुद्ध ने खोजा है। बट ये विद्या भारत की पुरातन, बहुत, गुरुजी भी कहते हैं अपने प्रवचन में, आपने इंटरनेट पे भी प्रवचन मिल जाएंगे आपको, विपश्यना में जाएंगे तो पता पता चल ही जाएगा। गुरुजी कहते हैं सिद्धार्थ गौतम की कोई मोनोपोली नहीं है कि उन्होंने विद्या खोज निकाली और कुछ लोगों के लिए है। नहीं, ये तो भारत की विद्या है। बहुत पहले जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने तपस्या करी, प्रैक्टिस करी, उन्होंने कभी भी बाहर की चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, खुद की अंदर की जर्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो उन्हीं सीरीज में भगवान गौतम बुद्ध भी हैं, राइट। तो पहली बात तो ये खाली ऐसी मेडिटेशन नहीं है कि खाली गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स या बुद्ध के फॉलोवर्स या बुद्धिस्ट जाएं, ये सबकी है, पहली बात भारत की है। और जो बाकी गुरुज की जो टेक्निक है, विद्या है, अगर हम गहराई से, मैंने जब विपश्यना करी है तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस है। जब आप गहराई में जाएंगे ना, तो समझ में आएगा सब टेक्निक में कहीं ना कहीं यही बात हो रही है अंदर में, राइट। ऊपर से चाहे कोई भी बात हो, सारी चीजें हमें यही तो सिखा रही हैं कि भाई आप प्रेजेंट में रहिए, फोकस रहिए, ताकि आप काम को अच्छे से कर सकें। जो लाइफ को जीने आए हो, पर्पस को फुलफिल करने आए हो, उसे तो प्रेजेंट में करोगे ना, फ्यूचर में तो नहीं कर सकते। अभी मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में हो रहा है। इससे हमारा क्या बनेगा? इससे हमारी दो चीजों का निर्माण होगा। एक, पास्ट बनेगा, ये चीज मेमोरी हो जाएगी। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस किसी लोगों को अनुभव होगा, कोई लोग हमें फ्यूचर में जुड़ेंगे, हमारा फ्यूचर भी यहीं से जनरेट होने वाला है। तो कहने का मतलब है, फोकस में रहने की जो विद्या है ना, ये भारत की विरासत है। और विपश्यना मेडिटेशन ने क्या करा है इसको, बाकी जो टेक्निक्स हैं वो भी काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इन डेप्थ अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता जो है डिफिकल्ट कह सकते हैं, या पता नहीं, हो सकता है ऐसा कह सकते हैं, एज पर माय अनुभव। बट विपश्यना कहती है कि ऊपर वाली चीजों को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना है, इंपॉर्टेंस देनी अंदर वाली बातें को है। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में आया कि हम बाकी जो मेडिटेशंस करते हैं, वो हमें तैयार तो करती हैं, लेकिन कौन से लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत रिजल्ट आते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। बट विपश्यना मेडिटेशन क्या करती है कि अंदर घुसने की टेक्निक है। तो एक बार आपने अंदर डुबकी लगा ली, फिर आपको पता है मुझे अंदर स्विमिंग कैसे करनी है, और उस स्विमिंग की वजह से ये डिफरेंट हो जाती है बाकी टेक्निक से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 90% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। कि ये नहीं बोला गया आप घर से करके लाना, ये किताब पढ़ लेना, या ये कर लेना, ऐसे कर लेना। 10 दिन करो पहले, और 10 दिन करने के बाद टेक योर ओन डिसीजन, क्या मैं इसको अभ्यास कर सकता हूँ डेली लाइफ में? यस। तो आप उसे अभ्यास करें। मैं आपको बता दूं, मैं 11वां शिविर इसलिए कर पाया क्योंकि मैं डेली अभ्यास करता हूँ। अगर मैं डेली अभ्यास नहीं करता, मुझे रिजल्ट नहीं आते, तो मैं नहीं कर पाता ना, राइट। आप कोई भी चीज बीच में क्यों छोड़ देते हो? आपको रिजल्ट नहीं आते। कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, जब रिजल्ट आते तो उत्साह बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मुझे करनी चाहिए। और मुझे क्यों करनी चाहिए? वाई आई एम ओनली, मेरी फैमिली को करनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को करनी चाहिए, जो जो लोग मुझसे जुड़े हैं सबको करनी चाहिए, यार इतनी बढ़िया चीज है। जैसे हम कोई आइसक्रीम खाते हैं, कोई टेस्टी डिश खाते हैं, तो हमारा अंदर से स्वभाव जागता है कि मेरे जानने वाले लोग भी, परिवार वाले लोग भी इसका टेस्ट करें, अच्छी चीज है। तो ये मानव स्वभाव है हमारा, और ये जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए ये टेक्निक डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अंदर से जुड़ने को बताती है। और बिल्कुल सच बात है, 2500 वर्ष तो भगवान गौतम बुद्ध के समय से है,
बट ये उससे भी पुरानी विद्या है अगर ढंग से समझा जाए। इट्स दिस इज, हम भारतीय हैं, ये हमारी एक धरोहर है, ये एक बात है। बट हम इसका अभ्यास ना कर सकें, इसका जूस हम ना पिए और बाकी लोग पिए, ये शायद एक दूसरी बात है जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है। मेरा ये कहना था कि जैसे 2500 पहले जैसे इसने रिफाइन किया और उससे पुरानी है, तो मेरा था प्रश्न कि 10,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो बोला कि आप जो है जो भी करते हैं, वट एवर वेन एवर वेयर एवर यू आर 100%, बी 100%, तो वो भी एक मेडिटेशन है कि आप 100% प्रेजेंट में रहते हो, और ये भी एक मेडिटेशन है। तो दोनों में अंतर है, या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, या दोनों में एक ही है? देखिए, मैंने वो जो आप मेडिटेशन कह रहे हैं, मैंने वो तो करी नहीं है, ठीक है। बट मैंने बाकी लोगों के अनुभव सुने विपश्यना में जो आते हैं, जैसे श्री श्री हरिश्री करवाते हैं, रविशंकर सर कराते हैं, और सदगुरु जी भी करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती है, हर का अपना अपना बेनिफिट है। जैसे प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम का अपना बेनिफिट है, ऐसे ही विपश्यना का अपना एक अलग वजूद है, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी तरह है, हम ये कहेंगे कि ये उससे डिफरेंट है। उसका अपना लाभ है, इसका अपना लाभ है। तो मैंने तो विपश्यना करी है, विपश्यना के अलावा मैंने एक और मेडिटेशन करी थी, माइंडफुलनेस। वो भी विपश्यना में शुरू में कराई जाती है, वो माइंडफुल है। बाकी विपश्यना बिल्कुल डिफरेंट है। विपश्यना में हम खुद के संवेदनाओं के ऊपर सीखते हैं, अपनी सांसों के थ्रू पहुंचते हैं, फिर मंगल मैत्री करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चरणों में इसको सिखाया जाता है। तो वी कैन नॉट से कि डिफरेंट है, वी कैन नॉट से कि सेम है। हम ये कहेंगे कि पहले अनुभव करें, फिर आप अपना निर्णय लें। क्योंकि देखिए, किसी चीज का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। सुशील सर की अपनी क्वालिटीज है, मेरी अपनी क्वालिटीज है, लेकिन हम दोनों एक सरफेस पे है तो ह्यूमन बीइंग, एक सरफेस पे हमारे अंदर स्पीकिंग एबिलिटी तो सेम है, हम लोगों को अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, बेनिफिट हम सेम पहुंचा सकते हैं, राइट। बट हम हैं कहीं ना कहीं रूट लेवल पे थोड़े बहुत डिफरेंट है, पर्सनैलिटी लेवल पे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है अभी के रिहाल उसमें, अभी जो शिविर है उसमें गुरुजी से, जो उन्होंने कहा था कि हमारी ना लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस लेवल्स। तो उसमें हमारी एक पर्सन रियलिटी होती है, राइट। एक हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी होती है, एक हमारी होती है इमेजिनरी रियलिटी, राइट। इमेजिनरी रियलिटी मतलब जो हम इमेजों में बनाते हैं, बुनते हैं नहीं हम वो। पर्सनैलिटी जो हम एक्चुअली में हैं, जो बचपन से आज तक हम हैं, वो पर्सनल रियलिटीज की वजह से हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, पर्सनैलिटी जागती है हमारी, हमें समझ में आता है यार, मैं तो बहुत डिसिप्लिन समझता था खुद को, अभी डुबकी लगाई तो पता चल रहा है मैं तो सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन व्यक्ति हूँ। तो मैं कैसे कह सकता हूँ खुद को कि मैं डिसिप्लिन हूँ, राइट। तो जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं उस चीज को, तभी आप आकलन कर पाते हैं। तो विदाउट एक्सपीरियंसिंग यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग, और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। आपको हर चीज अनुभव करके खुद बता देगी कि भाई क्या चीज क्या है। दूसरे के एक्सपीरियंस से हम खाली बस तुलना लगाते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। और इसी चक्र से ऊपर उठने की जो कला है वो विपश्यना है, कि आपको अच्छे और बुरे से ऊपर उठना है पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। बहुत या खूब, बहुत खूब। या नहीं भी सही गलत हो सकता है, आप ही समझ रहे हो, आप ही की अपनी धारणा है कि यार ये गलत है ये सही है, हो सकता है वो ऐसा ना भी हो सकता है विपश्यना में हम श्री कृष्ण जी की टेक्निक सीख रहे हो, हमें नहीं पता। हो सकता है विपश्यना में ही हम जो है रवि श्री शंकर जी की प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें नहीं पता। तो जो करेगा वो पता लगाएगा। तो एक्सपीरियंस पे जब वहां डिस्कस करते हैं, जिन्होंने रविशंकर सर का किया है, सदगुरु सर का, वो कहते हैं कि यार वहां पे जो मेडिटेशन सिखाई जाती है, वो हमें एक तरह से फायदा करती है, ऐसी बात नहीं है। बट जितनी डीप आपको विपश्यना लेके जा रही है, वो कोई और मेडिटेशन टेक्निक नहीं लेके जा सकती है। तो ये विजय डिपेंड, सर। हाँ हाँ। जी, ये रास्ता आपको नहीं पता है कि कैसे उसमें डीप उतरना है। तो नहीं। डीप उतरने का जो रास्ता है, वो थ्रू विपश्यना मेडिटेशन होकर गुजरता है। देन यू अंडरस्टैंड दैट। तो विजय सर, इनके जो विपासना के सेंटर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सैकड़ों सेंटर्स हैं इनके, और हर एक सेंटर पे जो है वेटिंग लाइन है। तो उसमें वेटिंग जो है, तो वो कौन से सेंटर में जाना चाहिए, और कौन सा सेंटर, या किसी सेंटर में भी जाना चाहिए, जहां वेटिंग कम हो वहां जाना चाहिए, जहां वेटिंग ज्यादा है वहां जाना चाहिए? तो इस बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सेंटर्स जो भी हैं, सैकड़ों सेंटर्स हैं भारत में, विदेश में भी हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे, राइट।
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जहां रहता हूं उसके आसपास के सेंटर पे मुझे ट्राई करना चाहिए। दूर जाएंगे तो दिक्कत होगी, सफर है, टिकट है, सो मैनी का है, और नई जगह जा रहे हो, रास्ता भटक गए, टाइम से नहीं पहुंचे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप आसपास के, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के आसपास लगभग 10 सेंटर है। मेरठ में सेंटर है, हरियाणा में सेंटर है, सोनीपत में सेंटर है। तो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वो दिल्ली के आसपास के सेंटर में जाएं, जो दूर हैं वो अपने आसपास देखें, गूगल पे जाके आसपास सेंटर है कि नहीं है, वहां पे जाएं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट कितनी रहती है इसकी? हाँ, अब रही बात वेटिंग लिस्ट की, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में एक सेंटर है और जयपुर में सेंटर है, जो थोड़े से ज्यादा जहां लोग आते हैं, है ना, तो वहां वेटिंग लिस्ट चलती है। वेटिंग लिस्ट क्यों चलती है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो यही पता होता है दिल्ली में सेंटर है और कहीं है ही नहीं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट लगी रहती है। तो आपके उसमें इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। बाकी मैं भी इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, उस लिंक के माध्यम से आप उसको एक्सप्लोर करें, वेबसाइट को, ठीक है, और उस वेबसाइट पर जाके आपको हर सेंटर की डिटेल मिल जाती है। बाकी मेरा मानना यह है, अगर आप नए साधक हैं तो जो नए सेंटर खुलते हैं आसपास, आप वहां जाएं। उसका रीजन है, नए सेंटर थोड़े छोटे होते हैं, और वहां पर क्योंकि नया है तो ज्यादा भीड़ होती ही नहीं है। तो नए साधक को आसानी से बैठने की भी, और उससे भी, मतलब देखो, ऐसा तो नहीं है कि पुराने साधक में कोई दिक्कत आती है। पुराने सेंटर में अगर आपको नंबर आ जाएगा तो पुराने सेंटर में भी वही फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज सेम है, रूल सेम है, टेक्निक सेम है, एक्सपीरियंस आपका रहेगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। तो तो मिनिमम जहां वेटिंग कितनी रहती है इसमें? जहां आपको सीट मिल जाए वो सेंटर आपके लिए सही है। तो मैं तो जैसे करता हूँ, मैं तो 3 सेंटर में अप्लाई करता हूँ हमेशा। मुझे पता है ना, एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं 3 सेंटर में करता हूँ, और 3 में से एक में तो मेरा नंबर आ ही जाता है। तो अभी जैसे मैंने दिनों में अभी मैंने नंबर, कितने अभी दिनों मैंने में नंबर आ जाता है? देखो, जैसे अगर आपको नेक्स्ट मंथ जाना है तो इस मंथ आप कर दीजिए, बस इतना है, सही। तो आ जाएगा। उसमें कई बार वेटिंग लिस्ट भी कैंसिल होती है तो आपका तब भी नंबर आ जाता है। नहीं तो अब मैं भी हेल्प करता रहता हूँ, मैं भी अपनी लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करता रहता हूँ उनके, ठीक है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को लगेगा भाई 10 दिन का है, रेजिडेंशियल है, तो फीस फीस तो नहीं है। तो लेट मी टेल यू, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू द एंड ऑफ द कोर्स इट इज फ्री। बट अब ये फ्री है तो ये सेवा पहुंचती कैसे है लोगों तक, ये सवाल आता है मन में। तो सवाल आता है कि जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने पुराना पहले शिविर किया, उनको फायदा हुआ है, और फायदे से उनके अंदर एक खुशी जागती है कि यार ये और लोगों को भी मिले। तो वो इस चित्त से डोनेशन देते हैं, और इस डोनेशन के बेसिस पे ये व्यवस्था की जाती राइट राइट, बहुत खूब बहुत खूब। तो जैसे जिसका अगर मैं कहूं कि जैसे इसमें आप 10 दिन बिल्कुल आपने मौन रहना है और अपने आप से ही अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो जैसे ही अगर आपको, मैं दर्शकों के लिए जो जाना चाहते हैं वहां पे, तो अगर उनका वेटिंग 10 दिन का है या 20 दिन का है या 1 महीने का भी वेटिंग है, तो 1 महीने की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो उस प्रिपरेशन में जो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कीजिए कि आप कम से कम 1 दिन का व्रत रखिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, अलग अलग आप व्रत हफ्ते में रखते हैं, तो 1 दिन का मौन व्रत भी आप वहां जाने से पहले रख लीजिए, है। जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मौन व्रत, आप कहेंगे जी मैं मौन व्रत भी नहीं रख सकता, मौन व्रत के भी अलग अलग हैं। बिल्कुल हाँ, करवा चौथ की तरह मौन व्रत नहीं रखना कि हाँ जी हाँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को जब चांद निकलेगा तभी तक मौन व्रत रखना है। आप मौन व्रत आप ये कर सकते हैं कि मैं मौन व्रत मैं आधे दिन का रखूंगा, मैं 3 घंटे का रखूंगा, मैं बिल्कुल एक सही। घंटे का रखूंगा। या जी, अगर मौन व्रत भी अगर आप नहीं रख सकते तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जितना भी बोलते हैं आज मैं उसका आधा ही बोलूंगा, 50% हाँ, बोलूंगा। बिल्कुल सही चीज आपने बोली है, क्योंकि सबसे टफेस्ट जो नियम है वहां पे, आप पढ़ सकते हैं नेट पे जाके, उनमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों को आती है वो इसी में आती है। क्योंकि कभी चुप रहने की कला हमने सीखी नहीं ना, हमेशा जब से पैदा हुए हैं बोलना ही सीखा है हमने। और आप तो सर कम्युनिकेशन जानते हो, मैंने भी कम्युनिकेशन के कोर्सेज किए हैं। वहां एक कोटेशन आती है कि यार बचपन से 2 साल से हम बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी ये नहीं सीख पाते बोलना क्या है। तो मौन हम इसलिए नहीं रहते कि हम चुप हो जाएं, मौन हम इसलिए रहते हैं कि हमें ये समझ में आ जाए बोलने की जरूरत है भी या फालतू में बोले जा रहा हूं मैं, राइट। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप, जैसे सर ने बोला, बिल्कुल अच्छा बोला, एंड आई एम वेरी मच अप्रिशिएट दिस, क्योंकि पहले साधक जाते हैं बड़ी मुश्किल से 10 दिन निकालते हैं। तो होना ही चाहिए कि फ्रूटफुल उनको मिले, पहले 10 दिन उनके कामयाब हो।
तो कामयाब होने के लिए बिल्कुल सही बोला, आप मौन व्रत रखें। क्या देखिए, संडे को आप नहीं रख सकते, संडे को छुट्टी होती है, बट ऑफिस आवर्स में आपने कई बार नोटिस किया होगा बहुत लिमिटेड लोग बोलते हैं। तो आप एक नियम बना लीजिए कि मैं अपनी तरफ से तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बोलने पे। कोई मुझसे पूछता है तो मैं आंसर दे दूंगा, वो भी उतना जितनी जरूरी है। ये अभ्यास आप करेंगे ना, ये ही बहुत हेल्प करेगा वहां पे। प्लस वीक में अगर आप व्रत रखते हैं तो उसमें तो आप कर ही सकते हो कि भाई सुबह के फर्स्ट 12 बजे तक तो मेरा मौन व्रत चलेगा, घर में बोल दीजिए अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो। या रात को आप सोने तो जा रहे हैं, सोने से 3 घंटे पहले मेरा मौन व्रत रहेगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, जो बात करनी है अभी कर लो। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, यार मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, फालतू क्यों बताना है कि मौन व्रत रखना है। सीधा बोलो रात को, कल रात को आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो अगर किसी को कोई काम है या कुछ पूछना है तो अभी पूछ। अब वो कहेंगे अवेलेबल नहीं है, बोल दो कहीं जा रहा हूँ। राइट, सफेद झूठ तो बोलते ही ना हम लोग। तो आप इस तरह से बोल दीजिए आप, और उस तरीके से आप उसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी ऐसे डरने वाली बात नहीं है। देखो क्या होता है, कुछ भी चीज जब हम इंग्लिश जिसको नहीं आती उसको 1 महीने इंग्लिश वाले वातावरण में डाल दो, इंग्लिश आ जाएगी उसको, यस और नो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे भारत में जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए और एक ही महीने में उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि यहाँ के पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों की इंग्लिश ऐसी नहीं है। ना कोई प्रिपरेशन है और ना ही कुछ डर है। जब आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है ना, आप सीख जाते हो। तो 10 दिन वहां आपकी जरूरत ही ऐसी है, आप मौन रह लोगे, सारे रूल पालन कर लोगे, बड़ी आसानी से कर लोगे। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आप सुबह शाम थोड़ी बहुत 10-5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा चुप रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पिंग फॉर मैनी पीपल। तो विजय सर, एक चीज और इसमें आती है कि वैसे जैसे आपने बताया कि ये जो है आपको विपासना जो है सभी को करनी चाहिए, तो वो सभी को ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन खास तौर पे कि ऐसे व्यक्तियों को तो जरूर करनी चाहिए। तो वो बिल, खास व्यक्ति आप क्या बताना चाहेंगे कि बिल, इनको तो जरूर करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, पहली बात तो ये सबको करनी चाहिए। दिस इज फॉर एवरीवन। रीजन है, जब आप स्टूडेंट होते हो आपकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब करते हो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो क्या रहा है एक्चुअली लाइफ में, समझिए। आपकी एज सर 40+ होगी जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ, राइट। मेरी भी अराउंड 40 है। और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हर किसी की एज के हिसाब से उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और काम का बर्डन है। और ये ना कम नहीं होता है, ये कम नहीं होता, ये इंक्रीज होता है डे बाय डे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उस बर्डन से डील करना तो सीखते नहीं है, और हमारी उम्र बढ़ जाती है। और बिकॉज ऑफ उम्र बढ़ने की, वो तो सीखा नहीं पहले वाले बर्डन के से कैसे डील करना है, नेक्स्ट बर्डन सिर पे आ जाता है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि हर एक उस व्यक्ति को ये विपश्यना मेडिटेशन करनी चाहिए जो बर्डन लेकर के काम कर रहे हैं। बर्डन मतलब जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है, उनको लगता है यार मेरी लाइफ में ना धज्जियां उड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उनके लिए तो रामबाण का काम करेगी, करना ही करना चाहिए, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, ऐसी कैटेगरी जिनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, लाइफ में करना क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियोसिटी उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा कि मैं करूं क्या लाइफ में, उनको जरूर करनी चाहिए। फिर कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी रोग से लड़ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को बहुत सारी दिक्कत चल रही है, किसी को फैमिली में रिलेशनशिप का इशू है, किसी को बला 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 बला, जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में आपकी इशू, उसको जरूर करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां जाएंगे तो इशू सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये वहां जाने से उस इशू से लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी, इशू तो रहेगा। जहां तक ये मैं कहूं कि अगर सब ये जो आप गोयनका जी की बात कर रहे हैं, तो गोयनका जी जब बर्मा में गए थे तो उनको हाँ, खुद को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और एग्जैक्टली माइग्रेन एग्जैक्टली। उनका ठीक हुआ है उससे। तो तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। उनको और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिनकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो गुरुजी कहते भी अपने एक प्रवचन में कि बीमारी एक्चुअली है क्या, मानसिक से रिलेटेड ही तो है। बट डॉक्टर के आप बस जाते हो, डॉक्टर को कभी देखा है, डॉक्टर कितनी बड़ी बीमारी होगी आपको क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं है यार, चिल, स्माइल, कुछ भी नहीं है, इतना हट्टा कट्टा तो तू है। पता है डॉक्टर को बहुत बड़ी बीमारी है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसे बोलूंगा तो यहाँ पे ना बर्डन ले लेगा, और बर्डन में वो बीमारी अगर ठीक भी होनी होगी तो नहीं होगी, दवाई असर नहीं करेगी।
तो जितना हम उसको स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उसको फेस करते रहेंगे खुशी खुशी, वो हील होती है चीजें। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, ईश्वर ने जो हमें दी है, इसको ना चूमना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। और ये ऐसी मशीन है जिसमें किसी पेट्रोल को खरीदने की जरूरत आपको पड़ती नहीं है। बट जैसे बाकी मशीन को आप हर बार समय पर रिपेयर कराते हो, सर्विस कराते हो, यार इसका भी तो थोड़ा ध्यान रख लो। 24x7 कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, और इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर से कुछ नहीं होता तो डॉक्टर को हम जो है अब्यूज करते हैं कि यार आपसे कुछ नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि इसका भी तो ध्यान हमें ही रखना है। तो हेल्दी रहेंगे तो ध्यान रख पाएंगे, और विपश्यना मेडिटेशन की हेल्प से आप हेल्दी रह पाएंगे। बहुत खूब, बहुत। वो कहते हैं ना कि आप एक 5 लाख का घोड़ा खरीदते हैं तो उसको हाँ, ये नहीं है कि उसको आप दारू वारू पिला के रखेंगे, उसको आप तंदुरुस्त भोजन देंगे। तंदुरुस्त भोजन देंगे। 5 लाख का घोड़े के लिए आप इतना कर सकते हैं, तो ये 5 करोड़ या 50 करोड़ की जो बॉडी मिली है, तो हाँ उसको भी तो हमने तंदुरुस्त रखना है। सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैंने एक दिन ना एक कोर्स किया था, उसमें मैं एनालिसिस कर रहा था खुद के बारे में। तो मैंने ना सिर की चोटी से लेकर पैर के तलवे तक अपने ना एनालिसिस किए थे कि मेरी बॉडी की कीमत कितनी है अगर मैं इसे आज बेचना चाहूँ। किडनी की कॉस्ट लगाई, लीवर की कॉस्ट लगाई, आंखों की कॉस्ट लगाई, सारी कॉस्ट लगा दी मैंने। तो आप विश्वास करोगे उसकी कॉस्ट कितनी आई होगी? 500 करोड़ तो आई होगी। उसकी कॉस्ट आई थी लगभग 5 करोड़ के आसपास। हाँ। लगभग 5 करोड़ के आसपास कॉस्ट आई थी। और और उसके फिर हम कहते हैं कि हम गरीब हैं। और उसके बाद मैंने, ये तो उसकी कॉस्ट है बॉडी की जो चल रही है, जिससे बॉडी चल रही है, जो इनका स्वामी है, मन, माइंड, उसकी क्या कॉस्ट लगाओगे आप? जो हवा हमें इनसे पेड़ों से मिल रही है, उस ऑक्सीजन की क्या कॉस्ट लगाएंगे आप? तो इतनी पावरफुल मशीन मिली है, इसका ध्यान रखना हमारी एक्चुअली चॉइस नहीं है ये आपकी। इट इज एक्चुअली द नीड, जरूरत। हमने दिक्कत ये होगी, हमने बाहर की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, अंदर की चीजें भूल चुके हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो आपकी ना हार्ट बीट चेंज होती है। आपने कभी देखा हार्ट बीट को? विपश्यना में आप हार्ट बीट देख करके उस प्रॉब्लम से लड़ना सीखते हो, फेस करना सीखते हो। रियल लाइफ में तो पता ही नहीं है, रिएक्शन करे जा रहे हैं, रिएक्शन करे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। उसने मुझे परेशान कर दिया, अरे भाई उसने करा तो करा, उसको बढ़ा कौन रहा है? उसको बढ़ा कौन रहा है? मैं अपनी अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण मैं उसको बढ़ा रहा हूं। तो इसलिए इस शरीर का ध्यान रखना हमारी जरूरत है। तो ईश्वर को थैंक यू बोलने का एक अवसर कह सकते हैं हम इसको। मैं तो ये बोलूंगा, ये विपश्यना जो मुझे मिली है ना, इट इज जस्ट से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू एवरीवन। और मैं बहुत सही में सौभाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मुझे एक्चुअली मेडिटेशन का जो शौक था वो पूरा हुआ, अचीव हुआ। और ऐसे रास्ता मिला मुझे जो मेरे अंदर की परतें खुली गई। एक कबीर जी का वो है, थॉट है कबीर जी का, कि बाहर के पट मत खोल, अंदर के घूंघट खोल। है ना? हम्म। हमारी खोज क्या चल रही है? विजय सर में क्या है, विजय सर ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे भाई विजय सर छोड़ो, मेरे अंदर क्या है जो मैं ऐसा कर सकूं? विजय सर के एक्सपीरियंस से मैं क्या लेकर के अपने भीतर डेवलप कर सकूं? या सुशील सर में ऐसा क्या है जो मैं उनकी एक्सपीरियंस से अपना कुछ डेवलप कर सकूं, अपने भीतर का वो कर सकूं? तो विपश्यना हमें उस चीज के लिए तैयार करती है। और मैं तो बोलूंगा कि एक बार लाइफ में ना विपश्यना तो करनी ही चाहिए, 10 दिन के लिए। 10 दिन का तीर्थ, या 10 दिन का वेकेशन, या 10 दिन का टूर आपको बाहर पहाड़ों पे नहीं, अंदर के पहाड़ों में लगाना चाहिए। तो विजय सर, इसमें जो है ये 5 कुछ सावधानियां बोलते हैं कि ये 5 चीजें आपने नहीं करनी जब आप जाते हैं वहां पे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या वो 5 चीजें क्या हैं? 5 रूल होते हैं, नियम होते हैं, पंचशील बोलते हैं उनको, है ना? शील पालन करने हैं आपको। क्या शील पालन करने हैं? आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको दारू वारू नहीं पीनी है, ठीक है? आपको व्यभिचार नहीं करना है। अगर आप मैरिड हैं तो दूसरों की जो औरतें हैं, गर्ल्स हैं, उस पर नजर नहीं रखनी है आपको। है ना आपके पास ऑलरेडी घर में कुछ, तो उधर ध्यान दीजिए बस। ये नियम है। जो अनमैरिड हैं, वो बहुत भटके हुए हैं, ठीक है, तो वो व्यभिचार ना करें, ठीक है, बचें उस चीज से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सच्चाई के रास्ते जीवन जिए, झूठ मत बोलें, खुद से भी और दूसरों से भी। ये 5 नियम हैं, ये आपको वहां पालन करने पड़ते हैं।
तो वहां जा रहे हो उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो जिसको लाइफ में कुछ करना है, अब मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा। आपने घोड़े को देखा है, वो हमेशा खड़ा खड़ा सोता है मैक्सिमम, देखा है? हम्म। क्यों उसे किसी ने मना किया लेटने के लिए, बैठने के लिए? नहीं। उसका धर्म है, वो अवेयर रहता है हर समय। उसका धर्म है मुझे अपने स्वामी को सेवा देनी। बाकी जानवर तो सब बैठ के सो जाते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं सोता है ना? सुना है ना आपने इसके बारे में? हाँ हाँ। ऐसे ही हमारा भी एक धर्म है, हमारा भी एक नियम होना चाहिए कि यार मेरी वजह से ना, मेरी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। और वो इन 5 नियम को फॉलो करके आ। नहीं, आज तो आपने नई बात बता दी, मुझे नहीं मालूम था कि ये घोड़ा जो है खड़े खड़े सोता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी किसी ने बताया था। मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम खड़े खड़े सोता है तो वो, अगर मैक्सिमम। घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है तो हम मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। तो मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। और मेडिटेशन से इतनी पावर जाग जाती है आपकी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं ना, ये आपको एक अलग ही पावर देता है, बहुत पावर देता है। हमारे अंदर पावर है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए ना हमें। तो उसको बैलेंस करने की भी टेक्निक यही है। नहीं तो हमारी ऊर्जा जाती कहाँ पर है? रील्स देखते हैं या फालतू की बातों में जाती है। हम सीखने में भी ताकत लगती है ना, पढ़ने में भी ताकत लगती है, वो भी नहीं लगा पाते। तो अपनी जो चीजें हैं उनको मेंटेन करना, जो ईश्वर ने हमें दी है। हमें कृष्ण जी भी कहते हैं 5 इंद्रियां हैं आपकी, उस पर लगाम रख के रखिए, नहीं तो ये आपको कहीं भी ले जाएंगी, है ना? तो छठी इंद्री को उजागर करें, स्वामी बने उसका। तो ये विपश्यना उसमें हेल्प करती है हमें। कैसे स्वामी बनूं मैं 5 इंद्रियों का? क्योंकि जो छठी इंद्री है ना, मैं उसी का गुलाम बना पड़ा हूं। जब छठी इंद्री क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसको डेवलप कर लोगे तभी तो इन पे डेवलप कर पाओगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या बोलना है। सो दिस इज ऑल स्पिरिचुअल टॉक। बहुत सारे लोगों को तो ये अच्छा भी नहीं लगता है सुनने में, है ना? मैं एक बैंक में गया था, उससे बोला भाई विजय सर कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं 10 दिन वहां गया था। कह रहे यार आप इस उम्र में ये सब चीजों में क्यों पड़े हो, बताओ। मैं उसकी बात सुन के हैरान था। मैंने कहा कौन सी उम्र? कह रहे यार ये उम्र तो मजे करने की है, तुम जाके तपस्या कर रहे हो बैठ के, ये तो 60 साल के बाद होता है। तो मैंने उससे कहा सर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। 60 साल के बाद आपके शरीर में तपस्या करने की ताकत नहीं बचेगी, कोई दूसरा ही उठा के ले जाएगा। तो ये समय है, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, इवन 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, 18, देखो एक कहावत, एक यहाँ पे एक कोटेशन आता है गौतम बुद्धा जी का, वो मैं बताना चाहूंगा। गुरु जी भी बोलते हैं कि आदि में ही कल्याण है, मध्य में ही कल्याण, अंत मां ही कल्याण है। जो इस रास्ते चले उसका कल्याण ही कल्याण है। क्या मतलब हुआ इसका? आदि में मतलब जिसको पहले मिल जाए, लाइक स्टूडेंट लाइफ में हो, 18 साल 12 साल ग्रेजुएशन के टाइम पे वो विपश्यना मिल गई या तरीका मिल गया, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है। मध्य में मतलब बीच में, लाइफ के पड़ाव में पड़े हैं, उनके लिए आगे का समय अच्छा हो जाएगा। और जो लास्ट में है, उनको इस जन्म में कुछ तो मिल गया जो अगले जन्म को इंप्रूव कर सकता है। तो वी आर सीडिंग, हम सीड कर रहे हैं एवरीडे। मैं जो अभी आपसे बोल रहा हूँ ना, इससे भी सीडिंग हो रही है, और ये सीड अपने रिजल्ट्स लाते हैं आगे। तो आपको अपनी सीडिंग इंप्रूव करनी है तो विपश्यना करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो लाइफ का सबसे ज्यादा खुश इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मिला है, मैं इस दुनिया का सबसे सुखी हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उस खुशी को अपने तक सीमित मत रखें, बाकी लोगों तक बांटें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो विजय सर, आज आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और विपासना के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी मिली। इसमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कैसे हमें जाना चाहिए, क्या हमें मेंटल प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी कर सकते हैं, चाहे वो गोल्स की क्लैरिटी हो या कुछ हमें तनाव है तो तनाव से एक तरह से मुक्ति मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं, और हर एक का जो है अपना सोचने का नजरिया अलग है, तो हर एक आदमी जो है अपने अपने हिसाब से हो सकता है उसको क्या मिले तो वो बताएंगे। तो मैं तो यही है कि ये वाली एक हमारा एक बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि भारतवर्ष ही ऐसा देश है कि जिसमें आपको ये सब चीजों में जो है मिलेगी चीजें। और हाँ बहुत से जो है आपके विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। अगर मैं विदेशों की बात कहूं तो स्टीव जॉब भी भटकते हाँ, हुए हिंदुस्तान में आए थे कि यहाँ जी राइट राइट सीखने के राइट। लिए क्या करना है। तो उसके बाद वो वहां पे एप्पल का उन्होंने जो है
आविष्कार हाँ कर दिया या जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो बहुत सारे विदेशों से लोग आते हैं। तो हम हाँ। भारत में हो के हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारतवासी हैं, तो हम तो मैं आराम से जा ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली, और मैं भी इसको 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि हम भारतीय हैं, और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां महापुरुषों का जन्म हुआ है, और एक नहीं, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, और हर किसी ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। अब हमने उसका यूज नहीं किया तो क्या हुआ, जिन लोगों ने उसका यूज किया, जैसे योगा जैसी चीज है, बाहर वाले लोग यूज करते हैं तो पता है ना लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्म आता है। मेडिटेशन जैसी चीज है, बाहर वाले लोग यूज कर रहे हैं, पता है कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो यार हम तो यहीं के हैं ना, हमें तो चीज फ्री में मिल रही है, कर लो। तो हमें तो करना ही चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, और करेंगे तो जानेंगे। गुरुजी कहते हैं मानने वाली बात तो है नहीं, किसी ने कह दिया मान लिया, ये तो करने वाली बात है। जितना करते रहेंगे उतना जानते रहेंगे, और जितना जानते रहेंगे उतना हमें समझ में आएगा एक्चुअली हम क्या गलती कर रहे हैं। और आपको 5 टॉप बेनिफिट यहां से मिलेंगे अगर आप विपश्यना करते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है। सबसे पहला कि आप ना टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। आप लाखों करोड़ों के कोर्स कर लीजिए, नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट। मैं खुद टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ लोगों को, मुझे पता है क्या दिक्कतें आती हैं। एक्चुअली आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर सकते, आपको माइंड को मैनेज करना सीखना पड़ता है, राइट। तो ये आपको यहां से मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, साथ साथ माइंड मैनेजमेंट हो गया, दो चीजें फ्री में मिल गई आपको। फिर डिसिप्लिन जो चाहिए लाइफ में, जॉब कर रहे हो जॉब में जो डिसिप्लिन चाहिए, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस में जो डिसिप्लिन चाहिए, लाइफ में जो बैलेंस चाहिए, वो मिल जाएगा। ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, उससे आगे की बात, आपके स्वय दर्शन जो होंगे ना, एक तरह से ईश्वर का मिलना, खुद का मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्यशाली बात होती है, ये मिल जाएगा। और पांचवा जो मेरा फेवरेट है, टॉप फेवरेट, लाइफ में आपको मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए। बिना मेंटर के आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकते हम। सिद्धार्थ गौतम जी ने भी, लोग कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने खुद ही ज्ञान को अर्जित किया। बट उन्होंने भी गुरु की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि भाई हर कोई तो नहीं कर पाएगा, इसलिए संघ की स्थापना करी, और उस संघ की मदद से बाकी लोगों तक उसको पहुंचाया। तो संघ क्या था, वो एक तरह से मेंटरशिप का काम कर रहा, कि भाई उन्होंने खुद धारण किया, अब इसे लोगों को बांटना है। तो इसलिए ये 5 चीज आपकी लाइफ में आनी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, पर्पस ऑफ लाइफ, एंड मेंटर। तो ये चीजें आपको फुलफिल करती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपने और जो। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, स्टार्टिंग में सर ने एक बुक का नाम लिया था मेरी, उस बुक का नाम सेल्फ डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट नहीं है उसका नाम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट। ओ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो आप अमेजन पे भी वो अवेलेबल है। और मतलब जिसको पढ़नी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप पढ़िए, पॉडकास्ट बुक के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट है आपको विपස්සना के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उस बुक में एक्चुअली 11 नंबर में एक चैप्टर है, जिसमें मैंने और विपස්සना के एक्सपीरियंस को ढेर ढेर में लिखा है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है यहाँ पे। गुरु की इंपॉर्टेंस और एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस उस 11 चैप्टर में है। जिसको और डिटेल जाननी है इस पॉडकास्ट के अलावा, वो उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत बाकी मैं खूब, बहुत बाकी मैं विपස්සना के यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा सेंटर्स के, आप एक्सप्लोर करें। बाकी सर हैं, मैं हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। आज आपने जो हमें जो ज्ञान दिया है विपासना के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है दर्शकों को जो है एक डिसीजन लेने में, पहला तो डिसीजन लेने में कि मुझे विपासना क्यों करनी चाहिए, दूसरा ये डिसीजन लेने में कि मेंटल प्रिपरेशन जो है वहां पे 10 दिन का जो कार्यक्रम है, उस 10 दिन को अगर मैंने कहीं पे किस सेंटर में जाना चाहिए, वहां सेंटर में अगर मेरे पास 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय है, तो वो 15 दिन का समय मैं कैसे अपने आप में जो है अपनी मेंटल प्रिपरेशन कर सकता हूँ, लाइफ में क्लैरिटी कैसे ला सकता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानने में मदद मिलेगी। और अपने आप को पहचानने में जब आपको मदद मिलेगी, तो आपके आगे वाले जो है वो फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। कई बार हमें अपनी संभावनाओं को खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब करेक्ट। हम अपना स्पेस थोड़ा सा, अपने दिमाग में स्पेस थोड़ा सा खाली करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आए, और उसी में जो है हमें बहुत सारी चीजें करने का जो है प्रेरणा मिले। और प्रेरणा मिलके हो सकती है कि हमारी दिशा और दशा दोनों ही दोनों। उसमें जो है बदलाव आ सकता है। तो विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पॉडकास्ट में आए और अपना समय दिया।
तो ऐसे ही आपसे हम चर्चा करते हाँ, रहेंगे। मैं भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आपका आभारी हूँ। आभारी हूँ उन सब ऑडियंस का जिन्होंने पेशेंटफुली सुना होगा, इसमें समय इन्वेस्ट किया होगा, और जो भी इसको देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी दिल से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबका मंगल हो और आप सबके जीवन में मेडिटेशन जैसी टेक्निक जगह ले, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। और दर्शकों को मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी उसके बारे में जो है हमें जरूर कमेंट करें। और ऐसे ही जो है हमारे पॉडकास्ट डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे होते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना जो है अपनी पोटेंशियल को जो है आप बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।